टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आदाब, नमस्कार, मैं जमील अख्तर आप तमाम लोगों का स्वागत और खैर मकबूल करता हूँ इतिहास इंडिया चैनल पर। उर्दू उर्दू दुनिया की चमकदार आफताब डॉक्टर बशीर बद्र साहब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे। और उनका जाना सिर्फ एक शायर का जाना नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उर्दू शायरी का एक दौर का खात्मा। वो इसलिए ये बात कही जाती है क्योंकि जो उनकी शायरी में जो आसान लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल किया गया है, ख़ासतौर से बशीर बद्र की शायरी के अंदर आप देखें जिस अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको शेर भी पढ़ा, कितने आसान ज़बानों में जो बात उन्होंने कही है वो बहुत अहम और गहरी बात है। इसी और बशीर बद्र के ताल्लुक से इनके बहुत पुराने ताल्लुकात भी थे और आपके उस्तादों में रहे हैं। बशीर बद्र साहब जो है उनसे आपने इस्लाह भी की है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे अलवी साहब कि आपका ताल्लुक जो है या पहली मुलाकात उनसे बशीर बद्र साहब से कैसे हुई, किस तरह उनसे आप रब्ता कायम हुआ आपको? मैं बशीर बद्र के अशार से तो वाकिफ़ था, क्योंकि उनके अशार उनकी शोहरत से ज़्यादा शोहरत पा चुके थे। बशीर बद्र को जो नहीं जानता था उसको उसको भी बशीर बद्र के अशार याद थे। तो डॉक्टर साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़े, वहाँ पढ़ाया भी। उसके बाद उनका तकर्रुर मेरठ कॉलेज में हुआ। ये मेरठ कॉलेज ये 1984 या 83 की बात हो सकती है। तो जब ये तकर्रुर हुआ तो हमारे एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, खुसरो मतीन। उन्होंने अपने घर पे उनकी एजाज़ में एक नशिस्त रखी, उसमें मुझे भी बुलाया गया। वहाँ डॉक्टर साहब से तारुफ हुआ, उनकी शायरी भी सुनी, उन्होंने हमारी सुनी। तो वहीं से उनसे एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया। उन्होंने हमें बहुत पसंद किया और उनके तो नापसंद करने का मामला ही नहीं था। वहीं से वो ताल्लुकात पहले दोस्ती में बने, फिर उस्तादी शागिर्दी में तब्दील हो गए। हम उन्हें अपने शेर दिखाने लगे और वो हमें अच्छे मशवरे देने लगे। तो इस तरह से उनसे मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। ये कौन से साल की बात है? ये या तो 82 की है या 83 की है, मैं सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन है यहीं इसी बीच में। अच्छा, अहमद साहब, मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ तक आपको जानता हूँ, शायद आप तंज़ो मिज़ाज के बड़े शायर हैं जी। लेकिन बशीर बद्र की अगर मैं बात करूँ तो उनकी शायरी और आपकी शायरी में बिल्कुल कहीं से जो है वो मैच नहीं खा रही है। तो ये कैसे फिर उनसे रग़बत आपको मिली और वो इसके हकीकी हैं आप? 1982 से 90 बल्कि 2000 तक जी, मैं संजीदा गज़ल ही कहता था, तंज़ो मिज़ाज का शायर नहीं था। लेकिन मिज़ाह मेरे अंदर था, तो जो मिज़ाहिया शेर हो जाते थे वो डायरी में तो रख लेते थे मगर सुनाते नहीं थे। तो एक दिन ऐसे ही डॉक्टर साहब से बैठे बैठे डॉक्टर साहब ने गज़ल कही थी कि ये जो अभी आपने शेर पढ़ा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा गले मिलोगे तपाक से, जो गले मिलोगे तपाक से। तो जब डॉक्टर साहब ने पूरी गज़ल सुनाई, हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इसमें 4 मिसरे आप मिज़ाह में सुनिए। अच्छा। डॉक्टर साहब बोले सुनाइए। हमारी रगे ज़राफ़त फड़क उठी। वो ये थे कि कभी ये सफ़र कभी वो सफ़र, कभी ये नगर कभी वो नगर, यहाँ कौन आता है बाद में, ये पड़ोसियों से पता करो। जी जी।
यहाँ कौन आता है बाद में, ये पड़ोसियों से पता करो। न करीम खां की तुम्हें खबर, न सलीम खां पे रखो नज़र। पढ़ो रोज रोज मुशायरे, किसी रोज घर भी रहा करो। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब बहुत हंसे और कहने लगे, यार तुम ये संजीदा शायरी छोड़ के तुम मिज़ाह में कहने लगो। अच्छा। लेकिन मैंने उन पर कान नहीं धरा, वो बात आई गई हो गई। तो उसके बाद सन 2000 में हमारे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे कवि थे, मदन शर्मा। उन्हें हमारी डायरी मिल गई। जो डायरी को उन्होंने पढ़ा तो उसमें तो दंग रह गए। कहने लगे ये गलत है, तुम तो गजल की बजाय आप मिज़ाह में आओ। और वो मुझे घसीट के तंजो मिज़ाह में ले आए। कहने के वहां से डॉक्टर बशीर बदर के टाइम से आपको मतलब हाथ आपका होने का था। जी जी, होती कोशिश की वो तो मैं बहुत, उस जमाने में मेरे बहुत कई शेर बहुत मशहूर हुए। कि मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ कि ताल्लुकात भी रेशम की तरह होते हैं। ये संजीदा शायरी है। ताल्लुकात भी रेशम की तरह होते हैं, उलझ गए तो सिरा उम्र भर नहीं मिलता। और इसी का कि दिल को किसी की याद से खाली न कीजिए, दिल को किसी की याद से खाली न कीजिए, आसेब रहने लगते हैं खाली मकान में। तो उस ज़माने में भी फिर 1992 में मेरी किताब डॉक्टर साहब ने मुरत्तब की, इंतखाबी गज़लों का उन्होंने किया। उसका उन्वान था सिफ़र। उसका दीबाचा भी डॉक्टर साहब ने लिखा। वो 1992 में शाया हुई थी। वो गज़लों का मजमुआ था मेरी। जी। अच्छा, आज के मुशायरों को अगर हम देखें, और पहले आपने जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहले आप कामची संजीदा शायरी भी बोली, फिर आपने तंज़ो मिज़ाह भी, तो क्या लगता है कि डॉक्टर बशीर बदर की जो शायरी है उसके हवाले से आज के मुशायरों में और दूसरे में आपको लगता है कि कुछ फासला है, कुछ गैप है? बहुत जो वो इतनी आसान शायरी में तमाम बातें लोग ऐसा मानना है, कोई आदमी अगर फारसी में अरबी में शेर कह रहा है तो अपनी कम लफ्जों में सारी बात कह रहा है, लेकिन उनकी अगर शायरी हम देखें डॉक्टर बशीर बदर की, तो कम लफ्जों में, बिल्कुल आसान लफ्जों में कि एक आम आदमी भी समझ जाए। नहीं, ऐसा था डॉक्टर साहब, इस बात के कायल नहीं थे जी। उस इमेज की तैयारी चल रही थी डॉक्टर साहब की। तो उन्होंने अपना मजमूआ मुझे दिया और कहने लगे कि इसमें जहाँ जहाँ फारसी इजाफतें हैं उनकी निशानदही करो, और अगर निकाल सको तो निकाल दो। अच्छा। बिल्कुल साफ मिसरा होना चाहिए। तो कई जगह मैंने वो इजाफतें निकाली भी और कई जगह मैं नहीं निकाल सका, तो मैंने निशानदही कर दी लाल पेन से। फिर वो डॉक्टर साहब ने रिमूव की और इमेज में आप देखो कहीं कोई फारसी इजाफत नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सीधी सच्ची शायरी करते थे। उनका हर शेर आपको ऐसा लगेगा बात बहुत गहरी होगी और अल्फाज बिल्कुल सादा। हाँ वही, बिल्कुल अल्फाज बिल्कुल सादा। कोई उस सिमत देखता ही नहीं, ये डॉक्टर साहब का शेर है। देखो इसमें सामने की बिल्कुल वही। कोई उस सिमत देखता ही नहीं, गाय जब गाय का बदन चाटे। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, डॉक्टर बशीर बदर शेर पढ़ रहे थे, इसमें वही शेर जो मैंने पढ़ा अभी कि लोग, तो उसमें मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन तालियां बजा रहे हैं, जबकि उनको इस चीज का वो ना, मतलब कोई कहता नहीं कोई बहुत बड़ा शायर है भाई, बहुत बड़ा अदीब है, तो उसके लफ्जों की अदायगी ऐसी, इतना भारी भरकम लफ्ज होता है कि लोग कहें हाँ यार बहुत बड़ा शायर है। तो उसके बावजूद भी मैं देख रहा था कि वो अमिताभ बच्चन तालियां बजा रहे हैं उनकी शायरी सुनने के बाद। नहीं है ये खुसूसियत उनको जो है वो ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जो हैं
हरिवंश राय बच्चन, जी उनके जो फादर हैं, जी जी। वो हिंदी कविता के बहुत बड़े हाँ। स्तंभ हैं। रिवर्स। और उनका खानवादा बिल्कुल एक लिटरेरी खानदान है, अमिताभ बच्चन का। और वही लिटरेचर फिल्मों में भी उनके काम आया है। जिसके यहाँ लिटरेचर नहीं होगा, जो लिटरेरी नहीं होगा, वो ना अदाकारी अच्छी कर सकता है, बिल्कुल। ना वो डांस अच्छा कर सकता है, ना वो मुसव्वरी अच्छी कर सकता है। ये तो मेन चीज है। लिटरेचर तो आदमी की रूह को, जिस रूह के अंदर जिसके होगा, उसमें तहजीब भी होगी, तमद्दुन भी होगा। लिटरेचर बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अभी जिस तरीके से अभी उनका इंतकाल हुआ है, उसके बाद से उनको फिर मतलब आम इंसान और तमाम यंग जनरेशन भी पहचाने। अच्छा, कोई डॉक्टर बशीर बदर भी थे भाई, उनकी ये शेर। अच्छा, लोग शेर उनके पढ़ते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये शेर उनका डॉक्टर बशीर बदर साहब का है। बिल्कुल। तो आपने उनको बहुत नज़दीक से भी देखा है, तो उनकी कोई किताब जो आम यंग जनरेशन को पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब? नहीं, सारी किताबें उनकी पढ़नी चाहिए। जी। और उन्हें जो शोहरत मिली वो इकाई से मिली। अच्छा, किताब का नाम इकाई? इकाई। और ये जो उनकी बहुत मशहूर शेर हुए, वो सारे इकाई के ही शेर हैं ज्यादातर। ज़्यादातर। उसके बाद उनकी इमेज आई, उसके बाद आसमान आई, उसके बाद आमद आई। तो ये सारी किताबें उनकी हिंदी में भी मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है। और मेरे ख्याल में रेख्ता पर भी इनका सारा कलाम मौजूद है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, उस जिस वक्त आप उस टाइम की जो बात 1984-85 की बात कर रहे हो, उस टाइम मुझे लगता है कि बड़े बड़े हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर थे। तो डॉक्टर बशीर बदर से आप इतने मुतासिर होने, कोई खास वजह, कोई खास वाकया? नहीं, हम जब पढ़ते थे तो जी। साहिर लुधियाना। हमारा आइडियल साहिर लुधियानवी जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम बड़े बड़े शायर। और हम ये कह सकते हैं आप कि हमें भी शायरी का शौक साहिर लुधियानवी की शायरी से ही लगा। हमारा जब हम उनकी नज़में पढ़ते थे साहिर की, तो हमारा दिल अंदर से करता था, हम क्यों नहीं कह सकते ऐसे, हमें भी कहनी चाहिए। तो साहिर ने तो हमें शायरी की तरफ राग़िब किया, और बशीर बदर ने जो हमारे अंदर की शायरी थी उसे बाहर निकाला, उसे निखारा। और बहुत सारी चीज़ें, बारीकियां बताई शायरी की, नुकात बताए। बहुत, जब बैठते थे तो गुफ्तगू होती थी। वो बहुत बहुत बड़े आलिम थे और बहुत प्यारे इंसान थे। वाकई आपने सही कहा कि पूरा एक जो युग है उर्दू शायरी का, वो ख़त्म हो गया बशीर बदर के साथ। तो आपने इतना लंबा समय उनके साथ बिताया, कोई वाकया ऐसा जो बहुत? अभी मैंने एक वाकया फेसबुक पे जी लिखा है कि मैं घर पे था तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। कहने आ जाओ, मैं अभी अकेला हूँ, चाय पियेंगे। मैंने डॉक्टर साहब चाय के लालच में तो नहीं आ सकता। कहने यार बिस्किट का भी इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मेरे पे एक स्कूटर होता था उस जमाने में, वेस्पा, वो मैं स्टार्ट करके वहाँ डॉक्टर साहब के पास पहुँच गया। तो डॉक्टर साहब बिहार का दौरा करके आए थे, बिहार के मुशायरों की बातें बताने लगे। वहाँ ये हुआ, वहाँ ये, वहाँ इतनी शोहरत मिली, ये शेर बहुत चला, ये शेर समझ में नहीं आया, इस तरह की। तो मैंने डॉक्टर साहब से, मेरी एक गज़ल चल रही थी, मैंने वो गज़ल सुनाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका मतलब ज़रा सा ठीक कर दो, मुझे कुछ
तो उस गज़ल का मतलब था कि आप क्यों अपना वक्त खोते हैं, आप क्यों अपना वक्त खोते हैं, ख्वाब भी एक्सपोज होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मिसरा दूसरा बदला। डॉक्टर साहब ने इस पर मिसरा दिया कि आप क्यों अपना वक्त खोते हैं, ख्वाब में मेरे साथ होते हैं। हाँ, ये बढ़िया। तो इस तरह की बातें डॉक्टर साहब से होती थी। तो डॉक्टर साहब की एक और शख्सियत थी कि वो अपने छोटों को बहुत इज्जत देते थे और बहुत आगे बढ़ाते थे। तो एक जब ही मैं एक और दिन गया हुआ था मैं उनके पास, तो एक फ़ोन आया एक मुशायरे का। तो कह रहे जी इतने इस तारीख को मुशायरा, डॉक्टर साहब आपको आना है। कह रहे उस दिन तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पहले से मेरी तारीख में तय है, मैं कर चुका हूँ। मैं एक और शायर को आप बुला लो, आप बहुत बहुत उम्दा शेर कहता। मैं कहता हूँ मुझसे भी उम्दा शेर कहता। अच्छा, और वो हैरान कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये कौन सा शायर है ये जिसके लिए डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुझसे भी उम्दा शेर कहता है और आप इन्हें बुला लो। और मेरी गारंटी है कि अगर नहीं चले तो मैं आप जितने इनको आप नजराना देंगे उसका डबल मैं दे दूंगा। जी मतलब इतना प्रमोशन, जी जी। हद से ज्यादा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, आप नंबर दे दो, मैं इनसे बात कर लूंगा। और ये है वो बात खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। तो इस तरह के वाकई साहब आपने अपना टाइम दिया नहीं और जो जितने भी मुमताज़ पहलू हैं डॉक्टर बशीर बदर मरहूम की, उन तमाम उसमें उन्होंने जोर भी दिया और बताया भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। शुक्रिया आपका भी। कितने मिनट का हो?